स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार पर लेकर हाजिर हूं खबरों का सिलसिला। मैं कृतिका बुलेटिन करेंगे शुरुआत और सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने ओडिशा को दी 60,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। बीएसएनएल के स्वदेशी 4G नेटवर्क को भी किया लॉन्च। कहा डबल इंजन सरकार ने दी ओडिशा के विकास को रफ्तार। 4G स्वदेशी तकनीक के साथ भारत ने रचा इतिहास। सूरत में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का निरीक्षण। कहा 2027 में खुलेगा सूरत से बिलीमोरा तक पहला सेक्शन। लद्दाख में हालात नियंत्रण में। लद्दाख डीजीपी एसडी सिंह जामवाल ने कहा हिंसा में विदेशी तत्वों के शामिल होने के सबूत मिले। कुछ असामाजिक तत्वों ने सुरक्षा बलों और सार्वजनिक संस्थाओं को बनाया निशाना। असामाजिक तत्वों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत ने खोली पाकिस्तानी पीएम की पोल। लादेन से लेकर पहलगाम में निर्दोष लोगों की हत्या तक गिनाए पाप। यूएनजीए में आदेश विदेश मंत्री भी दे सकते हैं पाकिस्तान को करारा जवाब। और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र समेत मध्य और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन तक मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा, कोंकण और गोवा में भारी बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की जताया अनुमान। तो ये थी प्रमुख खबरें और अब बात करेंगे विस्तार से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के झारसुगुड़ा से 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य के अनेक विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने दूरसंचार कनेक्टिविटी के क्षेत्र में 37,000 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेशी तकनीक से निर्मित 97,500 से अधिक मोबाइल 4G टावरों का उद्घाटन किया। इससे दूरस्थ सीमावर्ती और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के संपर्क विहीन गांवों को जोड़ने में मदद मिलेगी। आज बीएसएनएल अपनी स्थापना का 25वां वर्ष मना रहा है और इस ऐतिहासिक दिन बीएसएनएल और उसके सहयोगियों की मेहनत से आज भारत ग्लोबल टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये ओडिशा के लिए भी गर्व की बात है कि आज झारसुगुड़ा से बीएसएनएल के स्वदेशी 4G नेटवर्क का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें करीब 1 लाख, दोस्तों देश के लिए गर्व होगा, 1 लाख 4G टावर है। ये टावर देश के दूरदराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की नई क्रांति लाने जा रहा है। 4G तकनीक के एक विस्तार से देश भर में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। करीब 30,000 ऐसे गांव जहां हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा नहीं थी, वहां भी अब ये सुविधा मिलने जा रही है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कई महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित किया, जिसमें संबलपुर सरला में रेल फ्लाईओवर का शिलान्यास, कोरापुट बेगुड़ा लाइन का दोहरीकरण और मनाबार कोरापुट गोरपुर लाइन को राष्ट्र को समर्पण शामिल है। ये परियोजनाएं ओडिशा और पड़ोसी राज्यों में माल और यात्री आवागमन में उल्लेखनीय सुधार लाएंगी, साथ ही स्थानीय उद्योगों और व्यापार को मजबूती भी प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बरहामपुर और उधना के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत जल्द ही बड़े बड़े जहाज बनाकर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम उठा रहा है। हर देशवासी चाहता है
कि अब हमारा देश किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हर चीज में भारत आत्मनिर्भर हो और इसलिए पारादीप से लेकर झारसुगुड़ा तक एक विशाल औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण हो रहा है। हमने देश में ये बड़े बड़े जहाज बनाने के लिए, शिप बिल्डिंग के लिए 70,000 करोड़ रुपए का पैकेज मंजूर किया है। इससे भारत में 4.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आएगा। ये पैसा स्टील, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े अनेक छोटे, लघु, कुटीर ऐसे उद्योगों तक पहुंचने वाला है। इससे सबसे बड़ा लाभ मेरे नौजवानों को, मेरे देश की बेटे बेटियों को होने वाला है। इससे लाखों नई नौकरियां बनेगी। इसका बहुत अधिक लाभ हमारे उड़ीसा को होगा। वहीं भारत में नवाचार इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने करीब 11,000 करोड़ रुपए के निवेश से 8 आईआईटी तिरुपति, पलक्कड़, भिलाई, जम्मू, धारवाड़, जोधपुर, पटना और इंदौर के विस्तार की आधारशिला भी रखी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 275 राजकीय इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों में गुणवत्ता सुधार के लिए बनाई गई मेरिट योजना का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के विकास से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया, जिसमें पीएम ने प्रधानमंत्री ओडिशा कौशल विकास परियोजना के दूसरे चरण का उद्घाटन शामिल है। इसके तहत संबलपुर और बरहामपुर में विश्व कौशल केंद्र स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बरहामपुर स्थित एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज और संबलपुर स्थित VIMSAR को विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में उन्नत करने की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने राज्य में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 130 उच्च शिक्षा संस्थानों में वाईफाई सुविधा को भी समर्पित किया। जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ओडिशा में अब जल्द ही चिप बनने जा रहा है। हमारी सरकार बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ओडिशा में ला रही है। केंद्र सरकार ने हाल में ही ओडिशा के लिए 2 सेमीकंडक्टर यूनिट की मंजूरी दी है। पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि सेमीकंडक्टर जैसी आज की दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली इंडस्ट्री कभी असम में लग सकती है, कभी उड़ीसा में लग सकती है, लेकिन यहां के नौजवानों का सामर्थ्य है कि आज ऐसी ऐसी इंडस्ट्री आपके यहां आ रही है। चिप बनाने के लिए ओडिशा में सेमीकंडक्टर पार्क भी बनने जा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब छोटी सी चिप वो अब हमारे ओडिशा में बनेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री अंत्योदय गृह योजना के तहत 50,000 लाभार्थियों को स्वीकृति आदेश वितरित किया। आपको बता दें कि ये योजना दिव्यांगजनों, विधवाओं, लाइलाज बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों और प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों सहित कमजोर ग्रामीण परिवारों को पक्के मकान और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा की सरकार गरीबों, पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों की सरकार को सशक्त करने वाली सरकार है। भाजपा सरकार गरीब की सेवा करने वाली, गरीब को सशक्त करने वाली सरकार है। हमारा बहुत जोर गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को मूल सुविधाएं पहुंचाने पर है। आज इस कार्यक्रम में भी हम इसके साक्षी बन रहे हैं।
मुझे अभी यहां अंत्योदय गृह योजना के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपने का अवसर मिला। जब एक गरीब परिवार को पक्का घर मिलता है तो वर्तमान ही नहीं, भावी पीढ़ियों का जीवन भी आसान हो जाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार लगातार टैक्स में राहत दे रही है, जिससे लोगों की बचत बढ़ रही है। तो वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार जहां भी है वहां अलग से टैक्स लगाकर लूट का रास्ता खोल देती है। भाजपा सरकार आपको लगातार टैक्स में राहत दे रही है, आपकी बचत बढ़ा रही है, लेकिन कांग्रेस अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। कांग्रेस की सरकारें अब भी आपको लूटने में जुटी है। जब हमने जीएसटी की नई दरें लागू की तो सीमेंट से भी टैक्स कम कर दिया। हमारा मकसद यही था कि लोगों को अपना घर बनाने में, घर की मरम्मत कराने में सीमेंट सस्ता होने से कम पैसा खर्चना पड़े। लेकिन कांग्रेस आम जनता को ये सुख देना नहीं चाहती है। पहले जब हमने डीजल पेट्रोल में पैसा कम किया था तो जहां जहां कांग्रेस की सरकारें थी उन्होंने ऊपर से दूसरा टैक्स लगा करके उतना ही दाम रहने दिया और खुद तिजोरी भर करके लूट का रास्ता खोल दिया। ऐसा ही हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने, जब हमारी सरकार ने सीमेंट का पैसा कम किया तो उन्होंने अपना एक नया ही टैक्स लगा दिया। और इसलिए जो फायदा भारत सरकार हिमाचल के लोगों को देना चाहती थी, ये कांग्रेस की लूटबाज सरकार उसमें दीवार बन के खड़ी हो गई। इसलिए मैं कहता हूं, कांग्रेस की सरकार जहां भी रहेगी वहां लोगों को लूटेगी। इसलिए देश के लोगों को कांग्रेस से सावधान रहना ही है और उसके साथियों से भी बच के रहना है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लेह से इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां 2 दिनों के कर्फ्यू के बाद में अब कर्फ्यू में थोड़ी ढील दी गई है, जिससे कि स्थानीय लोग बाजार से जो उनके रोजमर्रा के जरूरी सामान है उसे वो खरीद सकें। इसके लिए स्थानीय बाजार को भी थोड़े समय के लिए फिलहाल अभी खोला गया है। आवश्यक सेवाओं के अलावा तमाम दुकानें बंद थी, जिन्हें स्थानीय निवासियों के लिए कुछ घंटों के लिए खोल दिया गया है। स्थानीय बाजार में इसके बाद बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। तो लेह लद्दाख में हिंसक घटनाओं के बाद में अब कहीं ना कहीं हालात कंट्रोल में हैं, काबू में हैं और कुछ समय के लिए कर्फ्यू में ढील भी दी गई है। 2 दिनों से लगातार ये कर्फ्यू जारी था, लेकिन अब इस वक्त थोड़ी सी ढील दी गई है और मार्केट में कुछ दुकानें भी खोली गई हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां जनरल स्टोर, दूध, सब्जी और फल की दुकानें इस समय खोली गई हैं, जिससे कि जो आम जन है वो अपनी जरूरत का सामान ले सके, क्योंकि 2 दिनों का कर्फ्यू के बाद में ये थोड़ी ढील इस समय दी गई है और स्थानीय लोगों को जरूरत का सामान खरीदने के लिए ये ढील दी गई है। कई सारी दुकानें इस समय खोली हैं, जो रोजमर्रा के सामान की दुकानें हैं वो दुकानें खोली गई और इसके साथ ही हालांकि चप्पे चप्पे पर नजर भी इस समय वहां पर रखी जा रही है, ताकि पहले वाली स्थिति दोबारा से ना बन पाए। हर चीज का काफी ध्यान दिया जा रहा है। आवश्यक सेवाओं के अलावा जो तमाम प्रतिष्ठान थे वो बंद थे पिछले 2 दिनों से, क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ था। और लेकिन फिलहाल अभी कुछ घंटों के लिए कर्फ्यू में थोड़ी राहत दी गई है। स्थानीय निवासियों के लिए इसे कुछ घंटों के लिए खोला गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। नीरज, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में? 2 दिनों के कर्फ्यू के बाद ये थोड़ी ढील इस समय दी गई है, ताकि आम लोग जो हैं, आम जन, वो अपने रोजमर्रा और जरूरत का सामान मार्केट से ले सकें। नीरज, देखिए, बिल्कुल कृतिका, और ये कुछ घंटे की ढील दी गई है
और पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि वो भी जानते थे पिछले 2 दिनों से जो लेह के लोग थे वो परेशान थे और जरूरत की चीजें उन तक नहीं पहुंच रही थी, क्योंकि स्थिति इस तरह की थी लेह के अंदर कि हालात तनावपूर्ण बने हुए थे। यही कारण है कि अब 2 दिन के बाद प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि जो लेह के मार्केट हैं वो स्टेप बाय स्टेप कुछ एक दुकानें धीरे धीरे करके खोली जा रही हैं, कुछ जी। एक घंटे की जो छूट है वो दी गई है। शुरुआत में जो जनरल स्टोर है, दूध और दही की जो दुकानें हैं, इसके अलावा फ्रूट्स और वेजिटेबल की दुकानें हैं, वो ओपन की गई हैं और 3 घंटे के लिए ये जो छूट है वो दी गई है। जो लेह का जो ओल्ड इलाका है वहां पर कुछ दुकानें खुली गई हैं और इसके अलावा जो न्यू मार्केट वाला एरिया है वहां पर भी कुछ दुकानों को खोला गया है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं अपने घरों से निकले हैं, जो पिछले 2 दिनों से घरों के अंदर बंद थे और जरूरत की चीजों का जो सामान है वो खरीद रहे हैं। और हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे अब जो जीवन है लेह का जी। वो पटरी पर आता हुआ प्रतीत हो रहा है। कृतिका, बिल्कुल नीरज, और इस समय हम अपने टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां मार्केट खोले हैं और काफी संख्या में लोग इस वक्त मार्केट में पहुंच रहे हैं और अपने जरूरतमंद, खासतौर पे जो सब्जियां हैं, दूध है, जो रोज की खाने की वस्तुएं हैं, उनको खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही प्रशासन की तरफ से किस तरीके से चप्पे चप्पे पर नजर भी रखी जा रही है जिससे कि दोबारा से हिंसक घटनाएं सामने ना आए? नीरज, देखिए बिल्कुल प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार है। हर एक लेह के इलाके को आप जो भी सेंसिटिव इलाका है कृतिका, वहां पर प्रशासन की नजर बरकरार है। प्रशासन के जो लोग हैं, इसके अलावा सीआरपीएफ और जो पुलिस के जो लोग हैं वो 24 घंटे तैनात हैं। यहाँ तक कि खुद डीजीपी जो लद्दाख है उनका ये कहना है कि पिछले 4 दिनों से जो पुलिस के जो लोग हैं वो सोए नहीं हैं और 24 घंटे लगातार जो ड्यूटी है वो लेह के लोगों के लिए कर रहे हैं। लेह और पुलिस के जो बीच है वो एक तरीके से हम कहें कि जो संबंध है वो काफी पुराना है और आपने देखा भी कि इससे पहले प्राकृतिक आपदा आई थी, उस समय भी लेह पुलिस के जो लोग हैं उन्होंने दिन रात लेह के लोगों की मदद भी की थी, उनकी जो जान है वो भी बचाई थी। और जब ये दंगा भड़का उस समय भी काफी संयम का जो काम है वो पुलिस की तरफ से लिया गया। लेकिन अब पिछले 2 दिनों से जो लेह के लोगों को परेशानी हो रही थी, उन परेशानियों को प्रशासन के लोगों ने समझा और जो मार्केट है वो धीरे धीरे ओपन करना शुरू किया है। कुछ एक घंटे की ढील दी गई है जो जरूरत की चीजों के जो सामान है, ताकि लोग उन सामानों को खरीद कर सकें और उनके बच्चों को पिछले 2 दिनों से जो जरूरत का सामान नहीं मिल पा रहा था वो सामान अपने घरों में एकत्र कर सकें। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में कृतिका धीरे धीरे लेह के जो सारे मार्केट हैं वो जल्द ही खुल जाएंगे, जैसा कि पुलिस प्रशासन के लोग हमसे कह रहे हैं। जी, यानी कि नीरज, ये मान के चले कि अभी ये शुरुआती ढील है और आगे आने वाले समय में इस ढील को और बढ़ाया जाएगा जैसे जैसे स्थिति, क्योंकि अभी की जो तस्वीर हम देख रहे हैं उसमें नजर आ रहा है कि स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है और आगे ये छूट और बढ़ सकती है। नीरज, देखिए बिल्कुल छूट बढ़ सकती है, क्योंकि आप देखें कि बड़ी संख्या में टूरिस्ट भी यहाँ पर हैं जो होटलों में हैं, उनको जरूरत की चीजें नहीं मिल पा रही हैं। होटलों में प्रॉपर जो खाना है वो उनको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि 2 दिनों से मार्केट बंद है, ना सब्जी ला सकते हैं, ना आटा ला सकते हैं, ना दूध ला सकते हैं, वो परेशानियां हैं। तो निश्चित तौर पर ये छूट दी गई है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि धीरे धीरे सारे लेके जो मार्केट हैं वो खुल जाएंगे, लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो उसके लिए प्रशासन लगातार यहाँ के जो लोग हैं, जो खासतौर से जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे संपर्क में भी है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस वहाँ पर लगी भी हुई है, लोगों की हेल्प भी कर रही है। और हमने ये भी देखा था कि जब कर्फ्यू लगा हुआ था उस समय जो ट्रैफिक मूवमेंट है, खासतौर से जो आम लोग थे वो अपने घरों में जाना चाहते थे या घरों से कहीं दूर जॉब करना जाना चाहते थे, उनको किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई थी। वो आसानी से अपने व्हीकलों से जा रहे थे, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। अब जरूरत की चीजों के सामानों की दुकान खोल के भी प्रशासन ने संदेश दिया है कि वो लेह के लोगों के साथ है। और आप देख भी रहे हैं इन विजुअलों में कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो निकलकर जरूरत की चीजों का जो सामान है वो खरीद रहे हैं, चाहे वेजिटेबल हो, फ्रूट्स हो या फिर दूसरी जरूरत की चीजें। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जल्द ही लेके सभी मार्केट ओपन हो जाएंगे। कृतिका, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। साथ ही जो भी अपडेट हो वहां से जुड़ी हुई लगातार आप हम तक पहुंचाते रहिएगा। फिलहाल शुक्रिया। लेकिन इसी के साथ इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए लद्दाख के जो पुलिस महानिदेशक है, उन्होंने एसडी जामवाल ने बताया कि यूट्यूब और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को उकसाने का इतिहास रहा है।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि FCRA के उल्लंघन का भी मामला उन पर चल रहा है। तमाम एजेंसियां इन मामलों की जांच कर रही हैं। देखिए, कुछ इन्वेस्टिगेशन जो हम अभी तक आपको बता सकते हैं, कुछ ऑब्वियसली हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि उसमें एक प्रोसेस चल रही है। जो सोनम वांगचुक का है, अगर आप देखें इनका प्रोफाइल और इनकी हिस्ट्री रही है, ये सारा कुछ आपको यूट्यूब में अवेलेबल होगा। जिस किस्म से इंस्टिगेशन वाली उन्होंने बातें की हैं, अरब स्प्रिंग की बात की है, या नेपाल या बांग्लादेश या श्रीलंका की जो इंस्टिगेट करने के लिए उनका एक अपना एजेंडा है। जहाँ तक आपकी फॉरेन फंडिंग की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी प्रोसेस चल रही है। FCRA की वायलेशन का कितना वहाँ पे है। हमने पिछले दिनों जब चलो इस प्लेटफॉर्म में बता देता हूँ, हमने एक पाकिस्तान PIO भी पकड़ा था जो इनके साथ उनकी रिपोर्टिंग करके अक्रॉस भेज रहा था। उसके भी एक हमारे पास रिकॉर्ड है। हमारे पास इनकी जो विजिट्स हैं, जैसे पाकिस्तान में डॉन की इवेंट इन्होंने वहाँ पे जाके किया, उसके बाद बांग्लादेश में, तो ये सारा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इनके ऊपर। और इसके बीच में डिफरेंट एजेंसीज जो हैं जिनका ये काम है वो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और उसमें एक्शन लेंगी। और वहीं लद्दाख में हुई हिंसा में विदेशी तत्वों के शामिल होने के भी सबूत मिले हैं। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक SD सिंह जामपाल ने बताया कि इस पूरे मामले की जांच के दौरान 3 नेपाली नागरिकों के शामिल होने के भी सबूत मिले हैं। आइए आपको सुनाते हैं। ये एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है, पर जिस दिन हमारे जो फर्स्ट डे जिस दिन इंजर्ड जो लोग जब शिफ्ट किए गए, उसमें 2 नेपाली जो हैं बुलेट इंजरीज है, 2 की शायद 3 जो है वो नेपाली नेशनल यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट थे। उसके बाद में हमने कुछ और लोग जो किए, उसमें से उनकी वेरिफिकेशन के बाद शायद 3-4 और ऐसे तत्व निकले हैं। 3 तो कंफर्म्ड हैं जो कि नेपाल नेशनल थे और जो हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं। तो लद्दाख हिंसा में बाहर से बुलाए गए अराजक तत्वों और सुनियोजित तरीके से इसे अंजाम दिया गया। प्रदेश के DGP ने बताया कि लद्दाख को स्टेट का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर केंद्र सरकार के साथ 26 तारीख को होने वाली बैठक से पहले ही कुछ ग्रुप ने आंदोलन को हाईजैक कर लिया, जिसमें 5000 से ज्यादा एंटी सोशल एलिमेंट्स शामिल हो गए और उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग, पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस और सुरक्षा बलों पर भी हमला शुरू कर दिया, जिसमें कई सुरक्षाकर्मी भी घायल हो गए थे। एक अनशन शुरू किया गया और उस अनशन को प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसमें इस किस्म के तत्व जो हैं उनको बुला के इनवाइट करके और एक यहाँ का जो एक पीस और जो लॉ एंड ऑर्डर का एनवायरनमेंट था उसको विशेड करने की कोशिश की गई। जबकि 25 और 26 को एक प्रिलिमिनरी टॉक्स ऑलरेडी प्लान थी दिल्ली में और यहाँ के जो लीडर्स थे दोनों ग्रुप्स के वो जाने वाले थे। सरप्राइजिंगली 24 तारीख को एक बहुत बड़ा यहाँ जो ग्रुप इकट्ठे हो गए और उसमें नॉर्मल जो ग्रुप तो थे ही थे, उसके साथ ही साथ उसमें काफ़ी एंटी सोशल एलिमेंट्स जो हैं वो ज्वाइन किए और सडनली जो ये ग्रुप जो है 5-6 हज़ार के लोग जो हैं उन्होंने जो है मार्च किया और बाहर जो जितनी भी यहाँ की गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिस हैं, उनको बड़े मैसिव तरीके से डैमेज किया, स्टोन पेल्टिंग की। इसके साथ ही लेह में 2 दिनों के कर्फ्यू के बाद अब कर्फ्यू में ढील दी गई ताकि स्थानीय लोग बाजार से जरूरी सामान खरीद सके। इसके लिए स्थानीय बाजार को भी खोला गया। आवश्यक सेवाओं के अलावा तमाम दुकानें बंद थी, जिन्हें स्थानीय निवासियों के लिए कुछ घंटों के लिए खोला गया। स्थानीय बाजार में इसके बाद बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। लेह में जायजा लिया हमारे सहयोगी नीरज सिंह ने। आइए आपको दिखाते हैं। 2 दिनों के कर्फ्यू के बाद अब कर्फ्यू में ढील दी गई है और लेह के कुछ इलाके खोले गए हैं। लोग जरूरत की जो चीजें हैं वो खरीद रहे हैं। ये एक फ्रूट की दुकान है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर जो फ्रूट है और इसके अलावा जो सब्जियां हैं वो खरीद रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 दिन से लेह के सारे जो मार्केट थे वो बंद थे। जो जरूरत की चीजें थी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी। इसके साथ अगर आप ये देखें कि जनरल स्टोर है वो भी इस समय ओपन हो गया है। मेडिकल स्टोर शुरू से ही ओपन थे, लेकिन जनरल स्टोर कुछ समय के लिए बंद किए गए थे। लेकिन अगर अभी आप देखें तो जनरल स्टोर भी इस समय ओपन है और धीरे धीरे लेह की जो स्थिति है वो सामान्य हो रही है। जो जनजीवन है वो सामान्य तरफ से आगे की तरफ बढ़ रहा है और आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर जो लोग हैं वो यहाँ पर खरीदारी के लिए पहुंचे, क्योंकि 2 दिनों से घरों के अंदर थे और जो दुकानें थी, मार्केट थे, वो पूरी तरीके से बंद थे। तो कर्फ्यू में एक तरीके से ढील दी गई है और पुलिस प्रशासन का ये कहना है
कि जैसे जैसे जो स्थिति है वो बेहतर होगी, लेके सभी मार्केट ओपन कर दिए जाएंगे और जो लोग हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि पुलिस प्रशासन शुरू से ही ये चाहता है कि जो लेह और कारगिल के जो लोग हैं उनको किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी थी जिनके कारण मार्केट बंद करने पड़े, कुछ प्रतिबंध लगाने पड़े। लेकिन अब आने वाले समय में मोबाइल इंटरनेट है वो भी बहाल हो जाएगा। इसके साथ साथ ही जो यातायात कुछ समय के लिए बंद किया गया था, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वो भी चालू हो जाएगा। बहुत परेशानी हो रही है यहाँ पे लोगों को। आज थोड़ा सा डील मिला है तो थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा लोगों को, क्योंकि सामान वामान थोड़ा सा खरीद लेंगे, 2-3 दिन का फिर सामान हो जाएगा। वैसे तो रोजाना है ना 1-2 घंटे के लिए डील मिलना चाहिए, ताकि लोगों को परेशानी ना हो ये सामान वामान खरीदने में, घर की जो ज़रूरतें हैं वो लेने में। मैं चाहती हूँ कि ये सब जल्द जल्द ठीक हो जाए। अभी हमारा 3 घंटे का ही टाइम है, जो सामान खरीदना है हम खरीद रहे हैं, और कुछ और देर का टाइम मिल जाए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। लेह का जो जीवन है वो पूरी तरीके से सामान्य हो पाएगा। कैमरामैन मोर के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, लेह। और वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज सूरत के सारौली में बुलेट ट्रेन परियोजना का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि बुलेट ट्रेन परियोजना का पहला सेक्शन सूरत से बिलीमोरा तक होगा, जो वर्ष 2027 तक चालू हो जाएगा। इस स्टेशन की खासियत है कि ये सूरत स्टेशन है, यहाँ पर सारी गाड़ियां रुकेंगी और ये बड़ा स्टेशन है। ट्रेन प्रोजेक्ट का जो सबसे पहला सेक्शन खुलेगा वो है सूरत से बिलीमोरा। सूरत से बिलीमोरा का आज स्टेशन का और ट्रैक लेइंग का काम का सब देखा मैंने, बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। और विशेषकर जो ट्रैक का जो काम है उसमें कई नई टेक्नोलॉजीज लेके आई गई है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बरेली हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां आपको बता दें कि मौलाना तौकीर रजा समेत 8 उपद्रवियों को इस समय गिरफ्तार किया गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इस वक्त उन सभी को भेज दिया गया है। इसके साथ ही 39 अन्य को भी हिरासत में लिया गया है। अफवाह फैलाने वालों पर ये कार्रवाई इस समय जारी है। बरेली में बीते कल की कई सारी तस्वीरें सामने आई थी, जहां पर इस तरह की चीजें हुई थी और हिंसा फैलाने की कोशिश वहां पर की गई थी। हालांकि पुलिस वहां पर मौजूद थी और तुरंत ही ये बड़ी कार्रवाई की गई, जिसके बाद में अभी फिलहाल हालात कंट्रोल में है। लेकिन इसके साथ ही 39 अन्यों को हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ अभी इस समय की जा रही है और साथ ही मौलाना तौकीर रजा समेत 8 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। तो इस समय बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा समेत 8 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही 39 अन्यों को भी हिरासत में लिया गया है। अफवाह फैलाने वालों पर भी कार्रवाई इस समय जारी है। दरअसल हाल ही में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सीधे तौर पर यह चेतावनी दी थी कि उपद्रवियों को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा और हर एक उपद्रवी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और उसी कड़ी में अब ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त की गई है पुलिस की तरफ से बरेली हिंसा मामले को लेकर। तो 8 उपद्रवियों को इस समय गिरफ्तार किया गया है और साथ ही इस खबर पर पूरी नजर हमारी लगातार बनी हुई है। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।